हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर एंड इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक याद होगा हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था ln sin x ln cos x का अलग टाइप का इंटीग्रेशन देखा था 0 से π/2 में, ठीक है। और उस पर बहुत सारे लास्ट क्लास में क्वेश्चंस भी किए थे। तो याद होगा तो हम प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे थे डेफिनेट का। प्रॉपर्टीज में 8 प्रॉपर्टीज पढ़ लिए थे। तो आज एक और लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जो कि प्रॉपर्टी नंबर 9 है, जिसे बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी मेंस में नहीं आने वाली, बोर्ड्स में नहीं आने वाली है, मेंस और एडवांस के लिए है। तो न्यूक्लियस वालों को देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, टेंशन मत लेना इसका। तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी में है क्या, एफ एक्स जो एक है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो पीरियोडिक फंक्शन तुमने ऑलरेडी फंक्शन चैप्टर में पढ़ लिया होगा कि पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आफ्टर ए टाइम इंटरवल एक टी के बाद, एक टाइम पीरियड टी के बाद वो रिपीट करता है। पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं उसे एफ एक्स को, ठीक है। तो यहाँ पे पीरियड है एक फंक्शन का, जो पीरियड दिया है जिसके बाद वो रिपीट कर रहा है वो टी दिया है, और एफ एक्स फंक्शन है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, टोटल 6 प्रॉपर्टीज। एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज को मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। देखो मैं इसका जो प्रूफ है वो मैं चाहिए तो थियोरेटिकल भी कर सकता हूँ, मैथमेटिकल प्रूफ करके अच्छे से, या फिर मैं नॉर्मली इसको एरिया से एक्सप्लेन करूंगा, तुम लोगों को जल्दी जल्दी समझ में आएगा। देखो है तो 6 फॉर्मुलेज, लेकिन बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये 6 फॉर्मुले ऐसे देख के तुम्हें याद रखने पड़ेंगे क्या, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। बेसिक कंसेप्ट को समझो कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, और प्रॉपर्टीज अभी तक जो भी हमने फंक्शंस ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो भी प्रॉपर्टीज देखे थे उनके हिसाब से ही हमें चीजें सोचनी है। तो देखो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी में। तो देखो पीरियोडिक फंक्शन के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन। जैसे कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है वो एक पीरियोडिक है, साइन एक्स है पीरियोडिक है, कॉस एक्स पीरियोडिक है। तो एक पॉइंट के बाद रिपीट कर रहा है। मतलब देखो सपोज एक हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड टी है, तो इसका टी के बाद 2t, फिर 3t, फिर सिमिलरली पीछे भी -t, -2t। तो हर इंटर में जो भी यहाँ पे ग्राफ बन रहा होगा, सपोज ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ ले लो, ऐसा कुछ बन रहा है एक। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम ग्राफ बनेगा, इधर भी सेम ग्राफ बनेगा, पीछे भी सेम चीज, ऐसे ऐसे, ठीक है। हर एक में ऐसा है, हर एक जो इंटरवल है टी में उसमें सेम ग्राफ बन रहा होगा, इसीलिए ये फंक्शन पीरियोडिक है विद पीरियड टी, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है 0 से n t f x dx। तो मैंने कहा था डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन एक्चुअल में मैथमेटिकली, ग्राफिकली वो एक एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करता है। एरिया अंडर द कर्व विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पे dx है तो x एक्सिस, dy है तो y एक्सिस। वो मैं लास्ट टॉपिक में वापस कवर करने ही वाला हूं। बस इतना समझ में आना चाहिए कि अगर मैंने a to b लिखा है, सपोज मैंने ऐसे a से b f x dx लिखा है, तो वो क्या डिनोट करता है, वो बस एरिया अंडर द कर्व है। x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के बीच में जो भी यहाँ पे ऐसे कर्व बन रहा होगा, सपोज यहां से लेके यहां तक, इनके बीच में, और ये जो x एक्सिस तक जो भी इसका नीचे एरिया बन रहा होगा वही प्रोवाइड करता है a से b f x dx, ठीक है। और मैं आज की क्लास में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताने वाला हूं, जो कि ये पीरियोडिक फंक्शन तो हो गया। इसके बाद एक और हमारे पास एक लिमिट ऑफ सम टॉपिक है, उसको भी पढ़ाने वाला हूं। मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, ये जो चीजें हैं एरिया अंडर कर्व, इंटीग्रेशन a से b f x dx वो कैसे आता है, ठीक है। तो वही बताऊंगा, लेकिन बस अभी के लिए इतना समझो कि a से b f x dx अगर फंक्शन f x, ये जो लाइन दिया है, कर्व दिया है, वो f x है, तो a से b उसके बीच का एरिया है। तो देखो सबसे पहले 0 से n t f x dx। तो 0 से n t का मतलब क्या है, यहाँ पे t तो पीरियड है और n तो यहाँ पे इंटीजर बोल रहा है। तो 0 से n t का मतलब 0 से, चलो सपोज n की वैल्यू है 3, तो 0 से 3t, ठीक है। तो 0 से 3t में अगर एरिया निकालना है, तुम क्या करो, 0 से t में जितना भी एरिया आ रहा है, तुम देख सकते हो इसमें 0 से t में जो भी एरिया आएगा, सेम एरिया t से लेके 2t में आएगा, सेम एरिया 2t से लेके 3t में आएगा। तो सोचो ये चीज 0 से लेके t वाले में अगर तुम इसको अगर ऐसे देखते हो, 0 से लेके t f x dx लिखते हो, तो वही एरिया कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, n की वैल्यू 3 थी, तो देख सकते हो ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए 0 से n t में सीधा क्या करना है, यहाँ पे n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और तुम्हें बस 0 से t f x dx का निकालना है। जैसे कि अगर एग्जांपल सोचोगे तो ये सोचो sin x अगर बोल रहा है, sin x बोल रहा है 0 से 6 पाई तक निकालो, तो sin x 0 से 6 पाई निकालना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो 0 से 6 पाई निकालने से अच्छा तुम सीधा क्या कर लो, इसको साइन का पीरियड रहता है 2 पाई, तो t होता है स्मॉल, कैपिटल T होता है 2 पाई, तो इसको तुम लिख सकते हो सीधा साइन 0 से 2 पाई sin x dx। बस इसी का तुम लोग एरिया निकाल लो, 0 से 2 पाई। मतलब बस ये लिमिट्स को कम करने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि कई बार ऐसे भी होगा तुम्हारे पास 0 से 100 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब फ्रैक्शनल पार्ट इसका पीरियड तुम्हें पता है 1 होता है, ठीक है। तो इसको तुम लिख सकते हो 100 टाइम्स 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx।
तो ये सब तुम्हें चीजें बस अप्लाई करना आइडिया रहना चाहिए। तो एक बार तुम्हें ये पीरियोडिक फंक्शन तुम्हें अगर अच्छे से क्लियर है तो ये सारे प्रॉपर्टीज अभी कुछ डिफिकल्ट नहीं जाएंगे। जैसे कि देख सकते हो पहला वाला ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा क्योंकि n टाइम्स वो एरिया आएगा, क्योंकि 0 से लेके nt जा रहा है, 0 से लेके t के एरिया को हमें n टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर a से लेके a प्लस t की बात करते हैं, मतलब अगर सपोज a की कोई वैल्यू मान लो, चलो 1, ठीक है, 1 से लेके 1 प्लस टी, तो सपोज यहाँ पे हमारे पास एक और ऐसे ग्राफ बना देता हूं, वही सेम है 0 t 2t, ऐसा कोई ग्राफ है, इमेजिन करना, ठीक है। अगर 1 से लेके मतलब सपोज यहाँ पे 1, यहाँ पे सपोज 1 है, ठीक है, सपोज इमेजिन कर लो, यानी ये डिस्टेंस 1 है, थोड़ा सा आगे 1 की तरफ गया, तो वो बोल रहा है 1 से लेके 1 प्लस टी, तो 1 से लेके t प्लस 1 या फिर 1 प्लस टी, दोनों सेम ही तो चीज है ना, मतलब टी में ये जो टी में और 1 ऐड करना है, तो टी में और 1 ऐड करो, 1 तो इतना डिस्टेंस है, तो वापस से वही ग्राफ बन रहा है, तो ये और 1 ऐड हो जाएगा। सोचो मतलब यहां से स्टार्ट करते हुए ये पूरा जो एरिया निकालना है वो तुम्हें यहाँ वाला तक एरिया निकालना है। तो ये सोचो कि ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे जो 1 वाला एक्स्ट्रा जो एरिया आ रहा है, सोचो ये वाला एरिया एग्जैक्टली इसी एरिया के बराबर ही तो रहेगा। तो तुम क्या कर सकते हो डायरेक्टली, अगर ये एरिया इधर आ जाता है, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया सेम है, तो ये एक्चुअल में 0 से t का एक पूरा ही तो एरिया हो गया ना। तो इसलिए a से लेके a प्लस टी को मैं डायरेक्टली कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ 0 से t। देख सकते हो a, सपोज यहाँ पे ये a डिस्टेंस है, अगर मैं इसको a मान लेता, ठीक है, ये a डिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी मुझे ये भी a डिस्टेंस मानना पड़ता, तो ये बन जाता t प्लस a। तो ऐसे ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया दोनों क्या रहेंगे, सेम। हमें एक्चुअल में यहां से स्टार्ट करना है, यहां तक जाना था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ इस वाले एरिया को मैं बोल देता हूँ इधर है, और वही एरिया अपना सेम ही तो आएगा। तो इसलिए 0 से t एरिया एफ एक्स डी एक्स। तुम्हें चाहिए तो यहाँ पे मैथमेटिकल अगर मतलब थियोरेटिकल प्रूफ चाहिए तो वो भी करना तो कर सकते हो। 0 से nt को पहले वाले के लिए तुम क्या करो, उसको लिख दो 0 से t, ब्रेक करते जाओ, ब्रेक वाली वाली प्रॉपर्टी सीखी तो होगी, t से 2t, 3t से 4t, 2t से 3t, सो until लास्ट तक n माइनस 1t से nt। तो ऐसे सारे को सबको ब्रेक करो और फिर देखो t से लेकर 2t में जो एरिया आएगा वही तो 0 से t वाला एरिया रहेगा, तो इसको लिख दो 0 से t, ये भी 0 से t, सब कुछ 0 से t हो जाएगा, तो यहाँ पे n टाइम्स 0 से t हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें अगर करना है तो मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो, लेकिन वो बहुत तुच्छ है, मैं उसको ले नहीं रहा हूं, तो तुम लोग समझ लेना अच्छे से उसको, ठीक है। मैं बस तुम लोग को ग्राफ्स एरिया अंडर द कर्व से सीधा एक्सप्लेन करूंगा आपसे। तो देखो, और इसी से याद रखो, तुम्हें ये सब फॉर्मुलेज रटने नहीं है, तुम जितना एरिया अंडर द कर्व से याद रखोगे अपने आप तुम्हें प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ये समझ में आ जाएगा ये सब चीजें अप्लाई कैसे करनी है। तो देखो ए से लेके अभी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, ये तो क्लियर हो गया 0 से t, ए से लेके a प्लस एन टी, ठीक है, यहाँ पे था a से लेके a प्लस टी, अब यहाँ पे a से लेके a प्लस एन टी, मतलब सपोज इमेजिन करो a से लेके a प्लस 3t बोल रहा है, तो मतलब 3t प्लस a, तो यहाँ या फिर 2t प्लस a बोल रहा है, चलो 2t में से और a ऐड करना है, तो इनफैक्ट देखो मतलब यहां से स्टार्ट कर रहा है पूरा यहां तक जा रहा है, तो यहां से लेके पूरा यहां तक, तो एक राउंड तो यहाँ पे पूरा कवर हो ही रहा है, ठीक है। और दूसरे में मतलब इधर साइड में तो ये कम हो गया, मतलब एक राउंड पूरा नहीं कवर कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पे इतना सा पार्ट बचा है, लेकिन वही पार्ट तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 2t प्लस a में, तो तुम वापस से यहाँ पे जितना भी पार्ट है तुम इसको यहाँ पे भेज सकते हो और बोल सकते हो कि 2 राउंड हो रहे हैं हमारे। तो अगर हमारे पास a से लेके a प्लस 2t है, तो यहाँ पे एक्चुअल में 0 से लेके t वाले ऐसे 2 राउंड हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर nt है तो यहाँ पे n राउंड होंगे 0 से लेके t में। देखो तुम यहाँ पे ऐसे भी सोच सकते हो कि ये दोनों प्रॉपर्टी का मिक्स है, देखो a से लेके a प्लस एन टी, तो बस t की जगह सोचो ये nt है, ठीक है, तो ये t की जगह nt होगा तो यहाँ पे भी 0 से nt हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 0 से nt हो गया तो 0 से nt क्या होता है n टाइम्स दिस, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टीज का मिक्स है वो, उस तरीके समझो, ठीक है। फिर अगला है nt से लेके अभी a प्लस एन टी, तो देखो यहाँ पे a से लेके a प्लस टी था, a से लेके a प्लस एन टी था, यहाँ पे nt से लेके a प्लस एन टी है, मतलब सपोज 2t से स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज एक और ग्राफ बना लेता हूं, ऐसे कुछ ग्राफ बना लेते हैं, 0t 2t 3t 4t और ये 5t, सब ऐसा कुछ है। और वो इस केस में क्या बोल रहा है, इस केस में बोल रहा है वो nt से लेके nt प्लस a, मतलब वही n की वैल्यू यहाँ पे जो है यहाँ पे भी है, मतलब 2t, सपोज n की जगह मैं चलो 3 बोल देता हूँ, 3t से लेके 3t प्लस a, तो 3t यानी यहां तक, और 3t प्लस a मतलब चलो ये मान लो थोड़ा सा एरिया है, मतलब बहुत छोटा सा पार्ट बन रहा है a वाला, देखो यहाँ पे जितना a आया था, लेकिन ये जो a आया था वो यहाँ पे भी a उतना ही रहेगा, यहाँ पे भी a उतना ही रहेगा, और यहाँ पे भी a उतना ही रहेगा। सोचो ये चीज, तो ये वाला पॉइंट कितना है a, तो ये जो डिस्टेंस है वापस से जो ये a डिस्टेंस है सेम यहाँ पे a डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो 3t से लेके 3t प्लस a, ये
ये तो 3t है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, और ये हो गया अपना 3t प्लस ए। तो 3t से लेके 3t प्लस ए के तुमको एरिया को बोल सकते हो डायरेक्टली 0 से ए वाला एरिया के बराबर ही रहेगा, ये वाला जो भी एरिया है। तो डायरेक्टली देखो एनटी से लेके एनटी प्लस ए अगर लिखना है तो सीधा तुम 0 से ए लिख दो उसको, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। सिमिलरली एमटी से एनटी, सपोज तुम्हें बात करनी है 2t से लेके 5t तक, ठीक है, 2t से लेके 5t। तो देखो 2t से लेके 5t ये एक हो गया पूरा, दो एरिया हो गए पूरे, और पूरे के पूरे 3 हो गए, मतलब 3 टाइम्स जो भी ये एक का एरिया है, 0 से t का जो भी एरिया है 3 टाइम्स उसका, यानी 3 टाइम्स देख सकते हो nt और mt है तो 5 माइनस 2 यानी 3, इसलिए n माइनस m टाइम्स 0 से t वाला जो भी एरिया आ रहा है उतना। तो देख सकते हो सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी, बस पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है अगर वो समझ में आता है तो ये प्रॉपर्टी में कोई डिफिकल्टी नहीं रहनी चाहिए। एक और ऐसी प्रॉपर्टी है a प्लस एन टी से लेके b प्लस एन टी। तो यहाँ पे देखो एन टी प्लस ए है, सपोज मान लेते चलो 2t प्लस ए है, ठीक है, सपोज ये 2t प्लस ए है, 2t प्लस ए से लेके या फिर 2t प्लस ए वही से a प्लस 2t से लेके b प्लस 2t तक। तो यहाँ पे a है और सपोज मान लो यहाँ पे थोड़ा सा b डिस्टेंस आगे जा रहा है, तो देखो यहाँ पे 2t प्लस ए, यहाँ पे 2t प्लस बी, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच में अगर उसने पूछा है यानी ये वाला और बस ये वाला, तो 2t प्लस ए से लेके 2t प्लस बी की बात कर रहे हैं तो तुम सीधा इसी की बात करो ना, यहाँ पे जो a है और यहाँ पे जो b है उनके बीच का जो भी एरिया आएगा वही तो सेम आएगा, यहाँ पे ये वाला एरिया, बस खत्म। तो सीधा a से b लिख दो। तो अगर यहाँ पे एन टी प्लस ए है, देख सकते हो ये और ये प्रॉपर्टी भी एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम है, बस यहाँ पे नीचे में a है और b ऊपर में है, इधर में a है और ऐसा है इस तरीके से, ठीक है। तो a से b एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा प्रॉपर्टी अपनी, यहाँ पे एन टी से लेकर एन टी प्लस ए हो जाएगा 0 से a, ठीक है। इसी का एक्चुअल में एक्सटेंशन है फोर्थ प्रॉपर्टी, देखोगे तो ये सब प्रॉपर्टीज है, बस तुम्हें अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कब कैसे अप्लाई करना है। चलो इस पे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले इतना अच्छे से लिखो, तुम्हें अगर प्रूफ लिखना है तो तुम खुद भी लिख सकते हो, सबको अच्छे से मैथमेटिकली प्रूफ करना तो कर सकते हो, जैसे कि इसमें भी करना है एम टी से लेके एन टी तक जाना है तो एम टी से पहले एम प्लस 1t, फिर एम प्लस 1t से एम प्लस 2t, सो अनटिल लास्ट में जो बचेगा एन माइनस 1t से लेके एन टी तक। तो ऐसे कितने हो गए, तो टोटल एन माइनस 1 टर्म्स हो गए, तो एन माइनस 1 टाइम्स 0 से t। तो वो सब तुम्हें प्रूफ करना तो कर सकते हो लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 ऐसे 3 एग्जाम्पल दिए हैं, तो एक एक को देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, तुम लोग भी कर सकते हो, अभी तो कोई डिफिकल्ट नहीं है सच। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, विद पीरियड 1 के बाद बार रिपीट होता है। एक बार रिवीजन की तरह याद दिला दूं फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसा होता है, तो ऐसे बार बार यही ग्राफ रिपीट होता रहता है वो, ठीक है। पीछे भी इंटरवल 1 है, 1 के बाद ऐसे रिपीट हो रहा है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है इस तरीके से। अब यहाँ पे फंक्शन में अगर लगाएंगे तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या है 1, ठीक है, 1 के बाद ग्राफ रिपीट होगा। अब देख सकते हो -1 से लेकर 2, यानी -1 से स्टार्ट हो रहा है, सो अनटिल ऐसे 2 तक जा रहा है। तो देखो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, तुम ये सब भी खुद भी सोच सकते हो। -1 से 2 जा रहा है तो ऐसे कितने 1 वाले इंटरवल कितने मिलेंगे, तो तुम देख सकते हो। अगर मैं इसको सीधा लिखूं 0 से 1 में जो भी एरिया आएगा इसका 0 से 1 में, और वो कितनी बार मुझे करना पड़ेगा 3 टाइम्स, क्योंकि देखो -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2। तुम चाहिए तो अगर प्रॉपर्टी अगर तुमने याद रखी है तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहिए तो कैसे 0 से लेके कितना -1, या फिर ऐसे लिख दो 0 प्लस टाइम्स -1 इंटू 1, देखो a प्लस एन टी, ठीक है। और ऊपर में क्या लिखोगे, या फिर सीधा ऐसे लिख दो एन टी, एक भी लिखने की जरूरत नहीं है ही नहीं वैसे इसमें, -1 इंटू 1 से लेके 2 इंटू 1, क्योंकि पीरियड ही 1 है। तो देख सकते हो यहाँ पे अगर ऐसे लिखते हो -1 से 1 और 2 इंटू 1, पीरियड t1 है, ठीक है, तो एन टी से लेके एम टी वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो ये बन जाएगा n माइनस एम, तो 2 माइनस और -1, तो ये बन जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ चाहिए तो तुम लोग को, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स dx, तो ये बन जाएगा कितना 2 माइनस और -1 विच इज 3, 0 से 1। तो यहाँ पे 0 से 1 लिखना जरूरी है, 0 से 1 तक जा रहा है जो भी इसका पीरियड, जो भी इसका बेसिक फंक्शन है 0 से 1, और जो भी अंदर में जो भी है वो लिखते जाओ। अब बस कैलकुलेट इसे करना है, तो देख सकते हो -1 से 2 वाले को हमने छोटा कर लिया है। अब e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, लेकिन x की वैल्यू 0 से 1 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की बात करेंगे तो वो फॉर्मूला क्या होता है उसका, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, 0 से 1। अब 0 से 1 में ग्रेटेस्ट कितना होता है 0,
तो इसको तुम लिख सकते हो 3 की पावर 3 इंटू ई की पावर x माइनस 0, क्योंकि 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 रहता है। बस इसको इंटीग्रेट करना है, अब तो काम खत्म ही है। तो 3 ई की पावर x ही बनेगा। 0 से 1 कैलकुलेट करो तो ये बन जाएगा 3 ई की पावर 1, यानी 3 ब्रैकेट में ई की पावर 0 हो जाएगा 1। तो ये अपना फाइनल आंसर। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे e की पावर 3x जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, तो यहाँ पे ये भी पीरियोडिक ही रहेगा क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है। फर्दर फ्रैक्शनल पार्ट अगर मतलब ये पीरियोडिक है अंदर में, पूरा मतलब पूरा फंक्शन पीरियोडिक है, उसका पीरियड क्या है? तो पीरियड हो जाएगा, देखो फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड, अगर फ्रैक्शनल पार्ट x के पीरियड की बात करते हैं तो 1 रहता है, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट 3x की बात रहते हैं तो और कुछ भी x में मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो अपॉन में पीरियड भी अपॉन में हो जाता है। जैसे कि अगर साइन x की बात करें तो 2 पाई है, अगर तुम साइन 2x का ग्राफ बनोगे तो वो हो जाएगा पाई 2 पाई बाय 2। साइन 3x की बात करोगे तो वो 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। साइन 4x की बात करोगे तो 2 पाई बाय 4 यानी पाई बाय 2 के बाद रिपीट करेगा साइन 4x। तो इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई करते तो पीरियोडिक पीरियड में डिवाइड हो जाता है। पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड कितना हो जाएगा 1/3। अब सेम यहाँ पे तुम्हें लगाना है, कितना लिखोगे यहाँ पे nt, देखो 1/3, तो इसको मैं लिख देता हूँ -3 इंटू 1/3 nt, क्योंकि मुझे -1 चाहिए डिनोमिनेटर मतलब लोअर लिमिट में, और ऊपर में क्या लिखोगे 1/3 और कितना ये 6 इंटू 1/3, तो ये बन जाएगा e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x dx। तो देख सकते हो यही बन गया nt से लेके mt, सेम ऊपर वाला फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा 6 माइनस ऑफ -3 n माइनस m, और बेसिक जो है फंडामेंटल जो बेसिक पीरियड है 0 से लेके t, यानी 0 से लेके 1/3 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। ठीक है, तो ये बन जाएगा 9 टाइम्स 0 से 1/3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x को तुम लिख सकते हो जैसे यहां पे लिखा था फ्रैक्शनल पार्ट x क्या होता है, तो ये बन जाएगा 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x। वापिस अगर देखोगे इसके अंदर तो ये बन जाएगा देखो 9 टाइम्स 0 से 1/3। फर्दर अब देखो 0 से 1/3 x की वैल्यू जा रही है और उसमें तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करनी है। पहले 3x की बात करते हैं, तो x की वैल्यू 0 से 1/3, तो 3x की वैल्यू 0 से 1, और 3x 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। तो वापस से ये बचेगा e की पावर 3x dx। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हट जाएगा। बस इस इंटरवल की बात करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हें केसेस में ब्रेक करना होता, वो तो मैंने पहले भी सीखा है, कैसे ब्रेक करते जाओ केसेस में और हर एक का अलग अलग इंटीग्रेशन निकालो, हर एक इंटरवल में अलग अलग वो वाली प्रॉपर्टी ए से सी से बी वाली सबको सेपरेट करके। ठीक है, तो 0 से 1/3 e की पावर 3x dx, तो ये बन जाएगा देखो 9 इंटीग्रेशन करोगे e की पावर 3x अपॉन 3 आएगा क्योंकि 3x है। फर्दर यहाँ पे 0 से 1/3, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स, इसकी वैल्यू 3 टाइम्स, तो ये बन जाएगा e की पावर 3 इंटू 1/3 अपर लिमिट, तो 1 बन जाएगा, तो e लिख देता हूं बस उससे, और e की पावर 3 इंटू 0, तो e की पावर 0 यानी 1। तो सेम आंसर आ रहा है इसका और इसका एग्जैक्टली 3 टाइम्स e माइनस 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कि अच्छा एग्जाम्पल एक लिया है मैंने, तो ध्यान से देखना भी इस एग्जाम्पल को। मॉड ऑफ cos x 0 से n पाई प्लस v, जहां पे v जो है वो π/2 और पाई के बीच में है। ठीक है, उसकी वैल्यू π/2 और पाई में कहीं ना कहीं तो बीच में। तो सबसे पहले ये फंक्शन देखो, सबसे पहले ये फंक्शन f(x) जो है वो मॉड ऑफ cos x है। तो याद करो cos x जो होता है वो पीरियोडिक रहता है, cos x इज पीरियोडिक। ठीक है, cos x इज पीरियोडिक विद पीरियड, कितना पीरियड रहेगा cos x का, तो जो sin x का रहता है सेम 2 पाई। लेकिन मॉड cos x की अगर बात करेंगे तो मॉड cos x का पीरियड कैसे होगा, तो याद होगा तो मैंने FM2 में बताया था कि मॉड cos x का ग्राफ अगर बनाओगे तो जो भी नीचे में है वो ऊपर में उसका एग्जैक्टली इमेज बन जाएगा। जैसे कि cos x का ग्राफ देखो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये 0 ये 2 पाई, तो मॉड cos x लोगे तो ये जो भी नीचे वाला पार्ट है वो हटके क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ। सिमिलरली ये भी नीचे वाला पार्ट हटके ऊपर की तरफ, सारे जो नीचे वाले पार्ट है वो ऊपर की तरफ हो जाएंगे और इसका पीरियड क्या हो जाएगा /2 हो जाएगा। देख सकते हो कैसे, ये एक्चुअल में पाई था, तो देखो अभी इसका पीरियड पाई हो जाएगा। 0 से पाई में देखो ग्राफ बार बार ये देखो बर्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मॉड cos x का जो होगा वो भी एक पीरियोडिक फंक्शन रहेगा और उसका पीरियड क्या रहेगा, पीरियोडिक विद पीरियड 2π/2 विच इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास पीरियड हो गया इसका पाई। फर्दर अब देखते हैं 0 से n पाई प्लस v बोल रहा है, तो 0 से n पाई प्लस v में कैसे करेगी इसको, तो देखो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान देना बस सही से। 0 से n पाई प्लस v मॉड cos x dx को मैं पहले तो ब्रेक करूंगा। कैसे ब्रेक करूंगा, सबसे पहले इसको लिख दूंगा 0 से n पाई, ठीक है, मॉड cos x dx प्लस
एन पाई से लेके एन पाई प्लस वी। तुम चाहे तो इसको 0 से v और v से लेके v प्लस एन पाई प्लस वी भी कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं है उसमें भी, लेकिन ऐसे भी करोगे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 0 से एन पाई में या एन पाई अलग कर दिया उसमें, ठीक है। इधर भी मॉड cos x dx। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो यहाँ पे तो दिख ही रहा है कि मॉड cos x तो पाई के साथ पीरियोडिक है, तो इसको लिख सकते हैं n टाइम्स 0 से पाई मॉड cos x dx, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे देखना n पाई से लेके n पाई प्लस वी और पाई पीरियड है, तो तुम इसको लिख सकते हो चाहिए तो 0 से v मॉड cos x dx, दो बार आ गया था dx, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे n के टर्म में और v के टर्म में ये सब आंसर तो आने ही वाला है ऑफकोर्स, क्योंकि वही ऑप्शन में वही दिया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे मॉड cos x dx, तो मॉड 0 से पाई में अगर बात करेंगे तो cos x का ग्राफ कैसा होता है, cos x का ग्राफ 0 से पाई में, तो 0 से पाई बाय 2 में ये पॉजिटिव रहता है और पाई बाय 2 से पाई में ये नेगेटिव रहता है। तो तुम्हें इनफैक्ट इसको फर्दर और ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि केसेस बन रहे हैं मॉड cos x के। तो तुम इसको ब्रेक करोगे 0 से पाई बाय 2, तो 0 से पाई बाय 2 में मॉड किससे खुलेगा, पॉजिटिव से cos x dx, माइनस पाई बाय 2 से पाई, ये माइनस क्यों किया, एक्चुअल में मेरे को ऐसे लिखना चाहिए था पहले, माइनस cos x dx, क्योंकि पाई बाय 2 से पाई में cos x जो है वो नेगेटिव है। फर्दर ये वाला देखो, अब तो 0 से मतलब अब ये वाला 0 से v है और v की एक्चुअल में एक वैल्यू दी हमारे को, उसका रेंज दिया है कि v की वैल्यू पाई बाय 2 और पाई के बीच में है। तो इसको क्या करेंगे, ये तो पार्ट हो गया अपना पहला वाला, इसको क्या करेंगे, तो देखो 0 से v है और pv की वैल्यू कहीं ना कहीं तो यहाँ पे है। तो इमेजिन करो थोड़ा सा तुम लोग, अब 0 से v की बात करेंगे तो 0 से पाई बाय 2 तक तो मॉड पॉजिटिव आएगा, और पाई बाय 2 से ये जो v वाला पार्ट है उसको मैं अलग से कैलकुलेट करूंगा। देखना अभी 0 से पाई बाय 2 cos x, देखो मैंने पॉजिटिव से ओपन कर दिया, प्लस पाई बाय 2 से लेके v जो है cos x dx, वो एक्चुअल में क्या होगा, नेगेटिव से ओपन, क्योंकि मॉड उसी से डिफाइन होता है ना, अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव, तो पूरा मॉड नेगेटिव से ओपन होगा। तो इस तरीके से तुम्हें ब्रेक करना पड़ता है सबसे पहले इसको ऐसे, और एक बार ब्रेक हो गया तो अब तो तुम्हारा काम आसानी है। cos x dx, इसको लिख दो cos x का इंटीग्रेशन sin x 0 से पाई बाय 2, माइनस को बाहर ले लिया, इसका भी सेम sin x पाई बाय 2 से पाई, ठीक है। इसको पूरा ब्रैकेट के बाहर रखना। फर्दर इसको भी तुम कर सकते हो, sin x ये बन जाएगा 0 से पाई बाय 2, और ये भी बन जाएगा माइनस sin x, ये बन जाएगा पाई बाय 2 से v। तो इस तरीके से सबको ब्रेक करते जाओ और फाइनली निकालते जाओ। तो तुम्हारे पास क्या आएगा, देखो sin 90, तो sin 91, sin 0 0, तो 1 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहा हूं, sin पाई 0, sin 91 सॉरी, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस sin 91 माइनस ये 0 और माइनस sin v माइनस 1, इस तरीके से लिखना, माइनस साइन को गलतियां मत कर देना यहाँ पे बस, ठीक है। तो ये बन जाएगा n 1 प्लस 1, ये बन जाएगा 2 प्लस 1 माइनस साइन v। तो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 2n प्लस 2 माइनस साइन v। तुम चाहे तो इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स n प्लस 1 माइनस साइन v। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बस ब्रेक करते जाओ सही से, और सही से ओपन करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो अपने आप सॉल्व होने वाला है। लिख लो इसको अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। और भी अलग अलग कुछ क्वेश्चंस है और कुछ टॉपिक्स है, उनको भी देखेंगे, पहले इतना लिख लो अच्छे से। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने और भी कुछ अच्छे लेवल के एग्जांपल्स लिए हैं, मींस और एडवांस के टाइप्स, तो उनको देखेंगे। एग्जांपल नंबर 4, तो e की पावर dx अपन 1 प्लस e की पावर sin x 0 से 2000 पाई। तो सबसे पहले ये फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन क्या है अपना 1/1 प्लस e की पावर sin x। तो देख सकते हो यहाँ पे sin x है और sin x का पीरियड क्या होता है 2 पाई। तो ये पूरे का भी क्या होगी, सी बात है, उसका भी पीरियड क्या रहेगा 2 पाई। तो पीरियड हो गया हमारे पास इसमें 2 पाई, ठीक है। अब ये 2 पाई पीरियड है तो तुम यहाँ पे देख सकते हो 0 से 2000 पाई तक जा रहा है। तो 2000 पाई मतलब 2 पाई कितनी बार रिपीट होगा, तुम यहाँ पे देख सकते हो 0 से लेके यहाँ पे जाएगा 2 पाई, यानी 1000 इंटू 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस e की पावर sin x। तो इसका मतलब तुम इसको लिख सकते हो 1000 टाइम्स 0 से 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस e की पावर sin x। अब तुम सोच रहे हो इसके आगे सर यहाँ पे तो क्या करें, इसको इंटीग्रेशन कैसे करें। अरे तो लेकिन और भी प्रॉपर्टीज सीखिए ना, बस पीरियोडिक ही थोड़ी होता है, तो और भी प्रॉपर्टीज लगाओ। चलो इसको मैं मान लेता हूँ ये अपना i है, ठीक है, मैं इसको i मान लेता हूँ और इस i की वैल्यू निकालूंगा ताकि मैं बस फाइनल आंसर 1000 i हो जाएगा मेरा। तो i इज इक्वल टू 0 से 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस e की पावर sin x। अब अगर मैं यहाँ पे किंग्स रूल लगाता हूँ, किंग्स, ठीक है, किंग्स फॉर्मूला लगाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू 0 से 2 पाई, देखते जाना अभी,
तो यहाँ पे मिल जाएगा, किंग्स लगाएंगे तो साइन 2 पाई माइनस एक्स, और साइन 2 पाई माइनस एक्स कितना होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो वो बन जाएगा dx अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस साइन एक्स, जिसको तुम लिख सकते हो फर्दर, आई नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 0 से 2 पाई, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन ई की पावर साइन एक्स, 1 अपॉन ई की पावर साइन एक्स को तुम एलसीएम लेके ई की पावर साइन एक्स यहाँ पे आएगा, और वो ई की पावर साइन एक्स ऊपर नहीं जाएगा, तो वो बन जाएगा ई की पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स। बस मैंने इसको रीअरेंज भी कर दिया है, तो समझ लेना एक बार अच्छे से। तो इस तरीके से हो जाएगा जब मैं ई की पावर माइनस साइन एक्स को 1 अपॉन ई की पावर साइन एक्स लिखूं। ये मैंने 2-3 स्टेप्स लिखे एक साथ, तो समझना इसको, ठीक है। अब बस इसको और इसको ऐड कर दो, तो इसका आई और आई हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से 2 पाई, लिमिट तो वही है। यहाँ पे देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों का न्यूमरेटर भी सेम हो रहा है, ठीक है। 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, तो ये बन जाएगा 1 dx, तो 1 का इंटीग्रेशन x ही हो जाएगा, 0 से 2 पाई, तो ये बन जाएगा 2 पाई। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2 पाई, ठीक है। देख सकते हो ये जो पूरा वैल्यू है हमारे पास, ये पूरा का पूरा x ही बन रहा था यहाँ पे, तो ये बन रहा है एक्चुअल में 2 पाई, तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा पाई, ठीक है। अब i पाई है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनली आंसर लिख देना इसके 1000 पाई। इस तरीके से पहले पार्ट का आंसर सिंपल सा है, समझो इसको, बस प्रॉपर्टीज 2-3 एक साथ लगाई हैं, तो वो सब देखना। नेक्स्ट एग्जांपल 5 अच्छा एग्जांपल है, तो देखना सबसे पहले इसका फंक्शन का पीरियड निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो sin 2x है, तो sin 2x है, इसका मतलब पीरियड तो क्या होने वाला है, sin 2x है, तो sin 2x है तो पीरियड 2 पाई बाई 2 रहेगा, क्योंकि 2 है, ठीक है, तो वो बन जाएगा पाई। तो sin 2x का तो पीरियड पाई रहता है, वाइल sin स्क्वायर एक्स एंड cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर यानी sin की पावर 4 और cos की पावर 4, तो sin स्क्वायर का पीरियड क्या होगा, क्योंकि देख सकते हो sin स्क्वायर क्या होता है कि अगर तुम इसमें पाई प्लस भी करते हो तो भी वैल्यू वही रहने वाली है। तो देख सकते हो इसका भी पीरियड पाई है पूरे का पूरा, कि पाई के बाद दोनों के दोनों क्या रहने वाले हैं, सेम। मतलब देखो पाई प्लस अगर एक्स करते हो, साइन पाई प्लस एक्स कॉस पाई प्लस एक्स, दोनों में नेगेटिव तो आएगा ही, लेकिन वापस से क्या हो जाएगा, पूरा स्क्वायर होके वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पूरे का फंक्शन का एक्चुअल में जो पीरियड देखोगे तो हमारे पास दिख जाएगा वो पाई इसका पीरियड है। तुम देख सकते हो चाहिए तो साइन एक्स की जगह डाल दो यहाँ पे पाई प्लस एक्स, इधर भी साइन पाई प्लस एक्स, पाई बाय 2 है क्या, बस एक बार चेक कर लेना। पाई बाय 2 तो मुझे नहीं लग रहा पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 प्लस एक्स भी अगर डालोगे तो साइन पाई प्लस एक्स नहीं, पाई बाय 2 प्लस एक्स में ये अलग हो जाएगा। तो पाई इसका पीरियड है, तो उसी से सॉल्व करना, देख लेना एक बार, ठीक है। तो इसका पीरियड हो गया हमारे पास पाई, मैं लिख लेता हूँ साइड में यहाँ पे। अब अगर पीरियड पाई हो गया इसका, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, पाई से लेके 5 पाई बाय 4 तक जा रहा है, मतलब 5 पाई बाय 4 को मैं लिख देता हूँ पाई प्लस पाई बाय 4 साइन 2x अपॉन साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x dx। अब देखो पाई से लेके पाई बाय 4 है, तो ये देखो nt से लेके nt प्लस एक और प्रॉपर्टी याद होगी तो, या फिर तुम मोरली भी सोच सकते हो, अगर इसका पाई पीरियड है तो 0 से पाई बाय 4 में भी इसकी जो वैल्यू रहेगी वो भी सेम ही रहेगी, एग्जैक्टली जो भी इसके बराबर है, पाई से लेके पाई बाय 4। तो 0 से पाई बाय 4 साइन 2x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। तो ये पहली प्रॉपर्टी हमने लगाई पीरियोडिक। अब देखो इसका अभी तुम्हें इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग यूजिंग सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। तो देखना यहाँ पे साइन 2x dx कैसे आएगा, क्या होता है साइन 2x 2 साइन x cos x। तो अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स या फिर cos स्क्वायर एक्स, किसी को भी अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को ही पुट करता हूँ t, तो साइन स्क्वायर एक्स को t पुट करूंगा तो मुझे डिफरेंशिएशन में क्या मिलेगा, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। देखो साइन x का स्क्वायर है तो 2 साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, 2 साइन x cos x इज इक्वल टू dt, या फिर देख सकते हो साइन 2x dx इक्वल टू dt। और अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट का अगर मुझे टेबल बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। तो ये 0 है, ये पाई बाय 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी सॉरी ये 0 है, ये पाई बाय 4 है, यहाँ पे x है, ये t है। अब देखो साइन स्क्वायर, तो साइन 0 0, 0 का स्क्वायर भी 0, साइन पाई बाय 4, तो साइन पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो नए लिमिट्स हो जाएंगे अभी 0 से हाफ, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं, ध्यान देना। तो न्यूमरेटर बन जाएगा dt, ठीक है, साइन 2x dx dt, और डिनोमिनेटर बन जाएगा, देखो साइन की पावर 4 है लेकिन साइन स्क्वायर एक्स t है, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर। फर्दर cos की पावर 4x को तुम लिख सकते हो cos स्क्वायर का स्क्वायर, और ये cos स्क्वायर को तुम लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस t का होल स्क्वायर।
बस अब तुम्हें इसको सॉल्व करना और इंटीग्रेट करके सॉल्व करके आंसर निकालना है, बस काम खत्म। तो देखो ये टी स्क्वायर है, यहां से भी एक टी स्क्वायर आएगा तो ये बन जाएगा 2t², फिर एक -2t भी आएगा, -2t + 1। तो इस तरीके से देखो 1/क्वाड्रेटिक बन रहा है, जो कि हमने पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सीखा था, उसी का काम यूज करेंगे अभी। तो dt तुम चाहे तो हाफ को बाहर ले सकते हो, ये जो 2 को यहाँ पे डिनोमिनेटर से बाहर लोगे तो हाफ आएगा, ठीक है। तो 0 से हाफ, तो ये बन जाएगा t² - t + 1/2। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना याद होगा तो यही बताया था, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ dt, तो ये बन जाएगा t, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, माइनस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो 1/2 ऑलरेडी 1/2 है तो 1/2 - 1/4 1/4 आएगा, जिसको तुम लिख सकते हैं हाफ का स्क्वायर। देख लो एक बार सही है क्या? तो ये बन गया t² - t तो आ गया प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो 1/4 प्लस 1/4 हाफ है, बिल्कुल सही है। हो गया काम। अब बस तुम्हें लगाना क्या है, फॉर्मूला चेक करो, 1/x² + a² है, तो 1/x² + a² जो भी आता है तो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला, तो इंटू 1/a यानी a हाफ है, tan इनवर्स x/a, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो 2 कैंसिल, हमारे पास बचेगा बस tan इनवर्स 2t - 1 और 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स 2t - 1। अब लिमिट्स यहाँ पे तुम्हें लिखे नहीं थे मैंने, लेकिन तुम लोग लिखना अच्छे से, 0 से हाफ, तो बस पुट करो हाफ, tan इनवर्स 2 × हाफ -1 माइनस tan इनवर्स 0 - 1 इंटू ये तो 1 बन गया, 1 - 1, तो tan इनवर्स 0 तो 0 आ जाएगा, माइनस ये बन रहा है 0 - 1 -1, तो tan इनवर्स -1 इज -π/4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फाइनल आंसर आएगा अपना π/4। तो इस तरीके से π/4 इसका आंसर है, तुम्हें अच्छे से इसको लिखना है। लास्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर अगला अलग टॉपिक में कुछ स्टार्ट करने वाला हूँ, छोटा सा टॉपिक है, मतलब छोटा भी नहीं है, अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है, उसको भी देखेंगे अपन, वो अलग है, बस बोर्ड का टॉपिक है, तुम्हें ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 6, एक और लास्ट एग्जाम्पल करना है, इसका प्रॉपर्टीज खत्म। प्रॉपर्टीज ही अपना सबसे मेजर टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। इस प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन तुम लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जैसे कि मैंने कहा, बोर्ड्स जो स्टेट बोर्ड्स के पूरी एक्सरसाइज है 4.2, उसको पूरा निपटाओ, पूरा खत्म करो, एंड अगर तुम्हारा वो हो गया है तो तुम लोग अपना 41 ईयर्स के क्वेश्चन लगा सकते हो, मेंस और एडवांस के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहा है, तो वो सब लगाओ। नेक्स्ट एक और लास्ट क्वेश्चन एक प्रॉपर्टी का कर लेते खत्म, पाई से -π से लेके 199 पाई। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज है वो क्या है, देखो 1 - cos2x को लिख सकते हो 2 sin²x फॉर्मूला, और डिवाइड बाय 2 करोगे तो sin²x, तो ये बन जाएगा √of sin²x, जिसको बहुत लोग तुरंत लिख देते हैं sin x। तो यहाँ पे ये सबसे पहली मिस्टेक जो लोग करते हैं वो मॉड नहीं लिखते हैं, क्योंकि √of x को मैंने पहले भी कहा है, √of x को हमेशा मॉड x से रिप्लेस होता है, तो ये बन जाएगा mod of sin x dx, ये बन जाएगा -π से लेकर 199 पाई, ठीक है। अब बस देखो मॉड sin x का पीरियड तुम्हारा पहले ऐसा क्वेश्चन हो गया, काम खत्म। तो साइन मॉड sin x मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, sin x का 2 पाई रहता है, तो मॉड sin x का पाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, देखो पाई है तो -1 × पाई से लेके 199 × पाई, तो ये एंटी से लेके वही एम्प्टी वाला केस हो गया है, mod sin x dx। तो देखो ये बन जाएगा n - m 199 -1, और ये बन जाएगा 0 से पाई, जो बेसिक इंटरवल है 0 से पाई, mod sin x dx। बस तो 199 - 1 तो ये बन जाएगा 200, और mod sin x, अब देखो 0 से पाई में mod sin x, तो sin x 0 से पाई में कितना होता है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सबको याद होना चाहिए 0 से पाई में साइन पूरा पॉजिटिव रहता है, तो 0 से पाई में तुम्हें इसमें केसेस बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने मॉड से cos x के लिए किया था। सीधे sin x में तुम लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इसको बोल सकते हो कि ये पॉजिटिव है 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो ये बन जाएगा 200 cos x, sin x का इंटीग्रेशन -cos x 0 से पाई 200 इंटू -cos पाई, माइनस ऑफ माइनस प्लस cos 0, तो ये बन जाएगा -(-1), ये तो बन जाएगा 1 प्लस cos 0 1, 200 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 400। तो इसी से अपना ये लास्ट एग्जांपल 6 का भी आंसर आ जाएगा, विच इज 400। लिख लो इसको अच्छे से, इतने काफी है क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस के लिए। स्टार्ट करते हैं अगला जो टॉपिक है, जो कि है लिमिट ऑफ सम। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला टॉपिक जो कि डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड्स में भी है, बोर्ड्स में कुछ 5-6 क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, और मेंस और एडवांस में भी ये टॉपिक अच्छा खासा वेटेज है इसका, नॉट एज कंपेयर टू प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है, इसके बाद लिमिट ऑफ सम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको इस तरीके से पढ़ना है।
ठीक है। तो लिमिट ऑफ सम पहले तो एक्सप्लेन करता हूँ पूरा थियरी बिहाइंड दिस, क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे कि तुम लोग को मैंने 2-3 बार एम्फोसाइज करके बताया कि ए से बी अगर एफ एक्स जी एक्स हमारे पास दिया है तो इसका मतलब क्या है, दिस इज एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व या फिर अंडर द फंक्शन कर्व एफ ऑफ एक्स बिटवीन, पहले ऐसे लिखो, विद एक्स एक्सिस, with the x axis between a and b। तो ये तो मैंने बहुत बार एम्फोसाइज करके बताया, मैं वापस एक बार लिखा देता हूं, ठीक है। तो ये जो होता है ये होता है एरिया अंडर द कर्व। तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी जो एरिया अंडर द कर्व है, सपोज एक इमेजिन करते हैं, चलो एक फंक्शन हमारे पास है, ठीक है, एक ग्राफ बना लेता हूं मैं, कर्व बना लेता हूं एक फंक्शन का, ठीक है, ऐसा कुछ है, ये y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है। तो अब ये सपोज यहां से स्टार्ट हो रहा है फंक्शन, ये सपोज ए पॉइंट है एंड ये सपोज हमारे पास है बी पॉइंट। तो मैं क्या करने वाला हूं, मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, जो इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स है वो ये वाला पूरा अंदर का एरिया रिप्रेजेंट करने वाला है, ठीक है। यहां से लेके जो बाउंड्री है पूरे, इसके बीच में जो भी एरिया है वो पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करने वाला है। और यही तो है ना एरिया अंडर कर्व एफ एक्स विद द एक्स एक्सिस बिटवीन ए एंड बी। तो अगर तुम्हें इस एरिया को निकालना है तो इसमें कुछ जुगाड़ लगा के भी निकाल सकते हो क्या, तो बिल्कुल इसी से हम लोग अभी सीखने वाला है, जो कि लिमिट ऑफ सम एक कहानी है, वो भी सुनना। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ए से बी को कुछ ऐसे इंटरवल्स में डिवाइड कर देता हूं, कुछ एन इंटरवल्स में मान लो, ठीक है। सपोज ये A1 है और सबकी इंटरवल्स आपस में इक्वल है, A3 A4 सोअनटिल, ऐसे सोअनटिल मान लो ये AN-1 है और लास्ट में ये B जो है वो एक्चुअल में AN है। तो ऐसे मैंने क्या कर दिया, बीच में n-1 इंटरवल्स बना दिए हैं, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे n इंटरवल्स बना दिए बोल सकते हो, और n-1 पॉइंट्स है उसके बीच में। तो ऐसे n इंटरवल्स बना लिए, सबका डिस्टेंस सेम है। चलो ऐसे सोचो कि सबका डिस्टेंस जो वो h है, ये भी h है, सब कुछ h है। तो देखो हमारे पास A1 क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा a प्लस h, A2 हो जाएगा a प्लस 2h, A3 हो जाएगा a प्लस 3h, सो ऑन टिल ऐसे a प्लस 4h, ये बन जाएगा a प्लस n-1h। देख सकते हो पैटर्न ही AP है, 1 है तो 1h, 2 है तो 2h, 3 है तो 3h, 4 है तो 4h, n-1 है तो n-1h, और लास्ट में हो जाएगा an है तो a प्लस n-1h। तो बेसिकली AP की प्रॉपर्टी ला रही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसे इंटरवल्स को डिवाइड किया सबको, और वो डिवाइड करके अब मैं क्या करने वाला हूं, हर इंटरवल में जो भी फिगर बन रहा है मैं उसका एरिया निकालने वाला हूं, ठीक है। ऐसे सबको डिवाइड किया, सबको अच्छे से। अब हर इंटरवल में जो भी ये जो और भी बीच में बन रहे हैं मैं उसको डायग्राम में बना ही रहा हूं, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंटरवल्स बन रहे हैं और हर इंटरवल के बीच का जो एरिया है यानी ये वाला, एक्चुअल में भी ये फिगर को मैं अज्यूम कर सकता हूं कि ये रेक्टेंगल एक फिगर है। क्यों, क्योंकि हम लोग जो ये जो डिस्टेंस h है, यानी ये जो कितने इंटरवल्स के कितने डिस्टेंस के इंटरवल्स बन रहे हैं वो बहुत छोटा ले रहा हूं, मतलब h की वैल्यू बहुत कम ले रहा हूं, ये सोचो बस तुम, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि रेक्टेंगल है, थोड़ा सा पार्ट तुम लोग सोचोगे कि थोड़ा सा पार्ट सर ऊपर जाएगा, टेंशन मत लेना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसके लिए भी मैं जुगाड़ लगाऊंगा लास्ट में। अभी के लिए मैं ऐसे सबको ऐसे आगे तक चाहिए तो रेक्टेंगल से सबको ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। तो जो एरिया रहेगा वो कौन सा एरिया रहेगा देखते जाओ, हर रेक्टेंगल का एरिया आता जाएगा, लेकिन ये अभी भी है कि रेक्टेंगल का एरिया एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू द एरिया अंडर द कर्व तो आना ही चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो a वैल्यू है, ये पहला जो इंटरवल है उसमें एक रेक्टेंगल बन रहा है, फिर उसका एरिया निकालेंगे। अब देखो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे मुझे ब्रेड्थ तो पता है, सारे रेक्टेंगल का ब्रेड्थ इनफैक्ट कितना है, h ही तो है ना, देखो h h h h, सबका जो ब्रेड्थ है वो तो h ही रहने वाला है, इसमें तो कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए, बस सबका लेंथ अलग अलग है। तो देखो सबका पहले वाले का लेंथ, तो पहले वाले का लेंथ देख सकते हो, सपोज ये अगर y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, यहाँ पे लिख देता हूँ y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो अगर मैं x की जगह a पुट करता हूं तो मुझे मिलेगा f ऑफ a, जो भी वैल्यू आएगी x की जगह a पुट करूंगा। सिमिलरली a1 पुट करता हूं, a1 का मतलब ही क्या है, a प्लस h पुट करता हूं तो मुझे ये इसका हाइट मिलेगा f ऑफ a प्लस h। a2 पुट करता हूं यानी ये वाली पॉइंट, तो ये बन जाएगा f ऑफ a प्लस 2h। सिमिलरली ऐसे ऊपर ऊपर जाते रहूंगा मैं, तो ये मुझे लास्ट में ऐसा एक और पॉइंट आएगा, ठीक है, जो कि बनेगा, देखो ये किसके करस्पॉन्डिंग है पॉइंट, तो n-1 है, तो ये बन जाएगा f ऑफ a प्लस n-1h। तो ये बस सोचते जाओ,
ठीक है, अभी क्या करना है, मुझे बस ये सब रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड करना है। एफ ऑफ ए मतलब ये पूरा डिस्टेंस एक्चुअल में एफ ऑफ ए है। एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब यहां से पूरा लेंथ जो है इस रेक्टेंगल का वो एफ ऑफ ए प्लस एच है। एफ ऑफ ए प्लस 2h, एफ ऑफ ए प्लस 3h, सो अनटिल एफ ऑफ ए प्लस एनएच, ये लास्ट रेक्टेंगल का है। तो ऐसे हर एक रेक्टेंगल का अगर मैं ऐड करते जाऊंगा तो मैं बोल सकता हूं ए से बी एफ एक्स डी एक्स, या फिर सोचो ऐसे सोचते हैं, चलो एरिया इज इक्वल टू, पहले वाला रेक्टेंगल का एरिया देखो, ब्रेथ कितना है h है और हाइट कितना है एफ ऑफ ए, तो h इंटू एफ ऑफ ए। फिर दूसरा h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, देखो सबका ब्रेथ तो सेम ही है ना, ये h ही है, तो सेकंड वाले का बस एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा क्योंकि a1 इसका लेंथ हो जाएगा और a1 कितना है a प्लस एच है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, फंक्शन जो भी a प्लस एच की वैल्यू पुट करने पे। फिर अगले ट्रायंगल का एरिया आएगा h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h, सो ऑन ऐसे जाते रहोगे तो मुझे लास्ट में मिलेगा h इंटू ये जो लास्ट रेक्टेंगल का एरिया, हाइट कितना है एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो इस तरीके से आगे प्रोसीड करेगी। लेकिन अभी एरिया जो है वो एग्जैक्ट एरिया अंडर द कर्व इसके बराबर नहीं आएगा, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू आती है, मतलब ये जो यहाँ पे देख सकते हो कुछ गैप्स हैं, वो गैप्स यहाँ पे अभी तक इंक्लूड नहीं किए हैं, तो उसको आगे देखेंगे। तो अब सोचो, सपोज मैं इसी को आगे कंटिन्यू करता हूं तो ये बन जाएगा h, ब्रैकेट बना के सबको h कॉमन लेके एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h, ऐसे सो ऑन टिल कहां तक जाएगा, सो ऑन टिल एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा हो गया हमारे पास, ब्रैकेट सारे डाल दिए। तो ये इसको एक साथ लिख सकते हैं समेशन के थ्रू। तो समेशन, अब देखो यहाँ पे इसको क्या लिखोगे, हर बार समेशन के अंदर क्या मतलब क्या ऐड हो रहा है, ए, फिर ए प्लस एच हो रहा है, तो बेसिकली ए प्लस आर एच हो रहा है, ये देखो। और आर की वैल्यू, पहली वैल्यू देखो ए प्लस बस ए है, तो आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, एंड आर की वैल्यू लास्ट कहां तक जा रहा है, देखो ए प्लस आर एच है, आर लास्ट एन माइनस 1 तक जा रहा है, तो ये बन जाएगा इसके नीचे का एरिया। लेकिन अभी भी ये एरिया जो है वो एग्जैक्ट इसके बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं क्या ऐसे सीधा, ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, नहीं, क्योंकि एक्चुअल में देखोगे तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या है, इससे तो अभी भी कम है। देखो कुछ स्पेसेस अभी मिसिंग है जो कि एरिया के अंदर जो आनी चाहिए थे, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो भी यहाँ पे आएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो अगर मुझे उसके बारे में सोचना है तो मैं क्या कर लूंगा, सोचो मैंने जो यहाँ पे एक्चुअल में क्या था, n नंबर ऑफ इंटरवल्स थे, ठीक है, कितने इंटरवल्स मैंने बनाए, n इंटरवल्स बनाए, ऐसे n रेक्टेंगल्स बने हैं, ठीक है, एंड h यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन ईच इंटरवल, ठीक है, दो इंटरवल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस उनके बीच का है बस, और हर बार वो h कांस्टेंट इंटरवल है, ठीक है, दिस इज कांस्टेंट, हर बार सेम ही रहते जा रहा है। अब ये जो दो चीजें हैं इनमें भी एक रिलेशन ऑब्टेन करते हैं। तो देखो मैंने एक लास्ट में यहाँ पे देखो मैंने बात क्या की थी, ए से बी की बात की थी, तो बी की भी एक बार बात कर लेते हैं। तो बी एक्चुअल में क्या है, लास्ट में ए एन आ रहा है, और ए एन क्या है, तो ए एन ए प्लस एन माइनस ए प्लस, यहाँ पे एन एच था, गलती से लिख दिया, ये यहाँ पे एन माइनस 1 तो लिख दिया था, तो ए प्लस एन एच है बी। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूं, इसको लिख देता हूं बी इज इक्वल टू ए प्लस एन एच और बी माइनस ए इज इक्वल टू एन एच, या फिर वही ऐसे लिख देते, सेम ही तो है। तो ये बन जाएगा हमारे पास h इज इक्वल टू बी माइनस ए बाय एन। तो ये हमारे पास हम लोग रिलेशन मिल गया है कि अगर तुम्हारे पास b और a पता है तो यहाँ पे जो h है उसको तुम लिख सकते हो b माइनस ए बाय एन, इधर भी h को लिख सकते हो b माइनस ए बाय एन, ठीक है। अब लेकिन अभी भी ये मैं बताना, एक्सप्लेन ये करना चाहता हूं कि अभी इसको एरिया जो है ये मैं पूरा कवर कैसे करूं। तो एक चीज सोचो, अगर मैं ये h की जो वैल्यू है यहाँ पे जो निकाली उसको अगर मैं बहुत छोटा कर देता हूं, छोटा करने का मतलब क्या है कि मैं ये जो डिस्टेंस है हर एक इंटरवल के बीच में उसको बहुत नेग्लिजिबल रखूंगा, बहुत टेंडिंग टू 0 रखूंगा। अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊं, लिमिट का खेल, तो वो क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल बहुत छोटा हो जाएगा, और जो छोटा वाला ट्रायंगल होगा वो बहुत ही इसके मतलब जो इंक्लिनेशंस पे ज्यादा मैटर नहीं करेगा। मतलब तुम h की वैल्यू, मतलब बहुत सारे जो डिस्टेंस बिटवीन द इंटरवल जो लिखे हैं उन सबकी वैल्यू तुम इंटरवल्स के डिस्टेंस छोटे छोटे ले रहे हो, और इंटरवल्स का डिस्टेंस छोटे लेने का मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू टेंडिंग टू 0 है, और ये टेंड टू 0 तभी जाएगी जब ये जो स्मॉल n है जो नीचे में आ रहा है वो इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। n मतलब नंबर ऑफ इंटरवल्स। तो अगर तुम साइज जो हर इंटरवल का जो साइज है वो अगर छोटा कर रहे हो तो इसका मतलब तुम इंटरवल्स बढ़ा रहे हो, वही तो हो सकता है ना। तो तुम नंबर ऑफ इंटरवल्स को पूरा इंफिनिटी डाल रहे हो, और देखो एज h टेंडिंग टू 0 एंड n टेंडिंग टू इंफिनिटी, दोनों सेम ही चीज लिखी है मैंने। जब h 0 जाएगा तो n इंफिनिटी जाएगा, तभी तो होगा ना। तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूं
कि अगर h की जगह 0 और n की जगह इंफिनिटी, तो वो जो एरिया जहां पे जो मिसिंग एरिया था वो अपने आप वो ऐड हो जाएगा। क्योंकि सोचो अगर मैं इंटरवल्स को और इसको छोटा करता तो इसमें और हिस्से हो जाते। तो देखो ये अभी जब ट्रायंगल बनता तो अभी एरिया कम हो जाता। जैसे कि अगर सपोज इमेजिन करो कि हमारे पास ऐसा कुछ है, ठीक है, ये वाला मिसिंग एरिया है, तो मैं अगर इसको और इंटरवल्स में डिवाइड करते जाता हूं, ठीक है, ये वाला मैं पार्ट ले रहा हूं, ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला एग्जैक्टली मैं वो वाला पार्ट ले रहा हूं, और इंटरवल्स में जाओगे तो और यहां पे कम एरिया मिस हो जाएगा। देखो देखो पहले इतना बड़ा मिसिंग था, अब इतना कम मिसिंग हो गया। फर्दर और इंटरवल लेंगे तो और ज्यादा कम हो जाएगा। तो वो एक टाइम के बाद एरिया हमारा जो है वो एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए a से b एफ एक्स डी एक्स, अब हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू अगर मैं इसके सामने लिमिट डाल दू, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी बोलो, लेकिन ये h के टर्म में है तो h की वैल्यू लेता हूं मैं, h टेंडिंग टू इंफिनिटी, h टेंडिंग टू 0 बोल देता हूं यहाँ पे, या फिर n टेंड टू इंफिनिटी में आप लिख सकते हैं, कोई दोनों इश्यू नहीं है, दोनों सेम ही है, वन द सेम ही चीज है। ऑफ दिस पूरी वैल्यू, ये तो पूरा एरिया है जो मैंने अभी कैलकुलेट किया था, बस उसके सामने मैंने लिमिट डाल दिया h टेंड टू 0 या फिर n टेंड टू इंफिनिटी। तो ये हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि दोनों एरियाज की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, इक्वल। तो यही हमारा लिमिट ऑफ सम, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, कि कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल को जो एरिया अंडर द कर्व है उसको एज ए लिमिट, देखो यहाँ पे लिमिट दिया है ऑफ सम, समेशन मतलब सम, तो लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब बोर्ड एग्जाम की बात की जाए तो बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज होता है, तो तुम्हें एक डेफिनेट इंटीग्रल को बिना डेफिनेट इंटीग्रल यूज किए, मतलब ये जो हमने अभी तक सीखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज दिस, बिना वो यूज किए बस लिमिट और समेशन की प्रॉपर्टीज के थ्रू प्रूव कर सकते हैं उस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू। ठीक है, तो यही वो कहानी बताना चाहता है। सिमिलरली मेंस और एडवांस में ऐसे ये वाला क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये तो बोर्ड वाला क्वेश्चन है जो बोर्ड वालों के लिए करना है। मेंस और एडवांस में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ लिमिट की कहानी दी होगी, लिमिट ऑफ समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग ऐसे कुछ दिया होगा, और तुम्हें वहां से उसको डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है और फिर डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चंस है। ठीक है, यहां से ये बोर्ड्स के लिए आने वाला है, और यहां से ये मेंस एडवांस में आने वाला है, तो दोनों के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक जो कि यहां से ये है। उसके पहले मैं और भी कुछ यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ, तो सुनना ध्यान से। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रिलेशन बता दिया, x इज इक्वल टू बी माइनस ए बाय एन। ठीक है, ये एक रिलेशन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे h टेंड टू 0 n टेंड टू तभी ये बराबर होगा। लेकिन अभी देखो यहाँ पे तुम अगर बोर्ड टेक्स्ट बुक में आके फिर कहीं किताबों में जाके देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे जगह r0 से n-1 की जगह कुछ अलग फॉर्मूले भी मिल सकते हैं। जैसे कि सपोज इमेजिन करो, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूं a से b एफ एक्स डी एक्स, लिमिट सेम वही चीज लिख रहा हूं, बस थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में देखना। अभी n टेंडिंग टू इंफिनिटी h इंटू समेशन r से 0 से नहीं स्टार्ट कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा एक आगे से स्टार्ट कर रहा हूं, 1 से लेके n, f ऑफ a प्लस आर एच। तो इस केस में फर्क क्या पड़ा, तो अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, अभी भी एरिया उसकी जो वैल्यू और इसकी जो वैल्यू है दोनों एग्जैक्टली सेम ही है। तुम अगर देखोगे तो इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, तुम यहाँ पे देखना। अभी r1 पुट करो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 1 से लेके n तक जाना है ना, तो पहला हो जाएगा a प्लस एच, एफ ऑफ a प्लस एच, फिर दूसरा हो जाएगा a प्लस 2h, तीसरा a प्लस 3h, और लास्ट में जब आएगा तो लास्ट में देखो यहाँ पे ऊपर में अपर लिमिट n है तो a प्लस एन एच। तो यहाँ पे जब तुम अगर देखोगे सेम, अगर एग्जैक्टली वही सेम की बात करता हूं उसी ग्राफ की, तो यहाँ पे देखो फर्क क्या पड़ेगा। बस सपोज ऐसा कुछ था, इंटरवल्स में डिवाइड किया, इंटरवल में डिवाइड किया ऐसे, ये हो गया a प्लस एच, ये हो गया a प्लस 2h, ये हो गया a प्लस 3h, और सॉल्टिव ये बन जाएगा a प्लस एन एच, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, फर्दर अब देखो ये हमारा हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच, सॉरी f ऑफ a, ठीक है, ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस 3h, इस तरीके से जाएगा। अब एक्चुअल में जब तुम्हें निकालना होगा तो तुम जब ये वाला टर्म ले रहे होगे, तुम एक्चुअल में देखो पहला एरिया कौन सा मल्टीप्लाई कर रहे हो, h इंटू r1 पुट करो तो f ऑफ a प्लस एच आ रहा है। तो अपना हाइट जो हो गया रेक्टेंगल, जैसे हम लोग स्टार्टिंग रेक्टेंगल अपना हाइट f ऑफ a था, यहाँ पे भी तुम्हें लेना पड़ेगा पहला जो रेक्टेंगल है उसका हाइट f ऑफ a प्लस एच। तो f ऑफ a नहीं लेना, अभी ये ऊपर वाली हाइट लेनी है। मतलब तुम्हारा जो एक्चुअल में अभी एरिया बन रहा होगा वो ये वाला एरिया बन रहा होगा। ठीक है, मैं चलो दूसरे कलर से बताता हूं ताकि तुम लोग को दिख सके इसमें। अब जो एरिया बन रहा होगा वो ये वाला बन रहा होगा।
तो देख सकते हो दोनों में फर्क क्या हुआ, फर्क यही हुआ कि अभी जो एरिया जो पहले में जो आ रहा था वो एरिया एक्चुअल में क्या था, नीचे में था। देख सकते हो अभी एरिया एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, ये देखो ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा हो गया, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा हो गया और एक्स्ट्रा हो रहा है। तो ऐसे एरिया जैसे कि इसमें मिसिंग था उसमें क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है। अब एक्स्ट्रा आ रहा है तो भी मैंने यहाँ पे फिर लिमिट लगा देता हूँ h टेंडिंग टू 0 n टेंडिंग टू इंफिनिटी, कि लिमिट का जो इंटरवल का साइज है उसको वापस से छोटा कर देता हूँ। तो वापस छोटा करूंगा या फिर मतलब सेम चीज नंबर ऑफ इंटरवल्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा था उसके और इंटरवल बनते जाएंगे। जैसे कि अगर तुम यहाँ पे, जैसे कि मैंने ये एक्सप्लेन किया था, सेम अभी अगर उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं वैसे, तो देखना यहां पे हमारे पास ये बन रहा है, वापस से यहां पे लिखता हूं, ऐसा कुछ बन रहा है। और इंटरवल जब बन रहे थे तो ऐसा कुछ बन रहे थे इंटरवल्स, तो ये था। अगर मैं इसको फर्दर और इंटरवल्स में अगर डिवाइड कर देता हूं तो देखो पहले तो इतना देख सकते हो, पहले इतना था, फर्दर और इंटरवल में डिवाइड करूंगा तो ये एक्स्ट्रा पार्ट आएगा। पहले ये वाला कौन सा पार्ट है, वापस से मैं ये वाला ले रहा हूं एक पार्ट, ठीक है, ये वाला एक पार्ट ले लिया, इमेजिन करो इस वाले पार्ट को लिया मैंने वहां पे, ये जो पूरा पार्ट है ये, ठीक है, उसके ऊपर में अब जा रहा था ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, पूरा वापिस से बताता हूँ एक बार, सुनना ध्यान से। ये जो एक हमारे पास सपोज ऐसा है और यहाँ पे ये है, तो एक्चुअल में हमारे पास ये पूरा पार्ट आ रहा था, लेकिन जब मैं और इंटरवल में डिवाइड करूंगा इसको ऐसे, तो देखो ये वाला हो जाएगा इधर, ये वाला हो जाएगा इधर और ये वाला हो जाएगा इधर। तो देखो इस बड़े वाले एरिया में से ये वाला एरिया और कम हो गया, तो बचा कितना, ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट बचा है। तो धीरे धीरे और इंटरवल बढ़ाते जाओगे तो वो एरिया जो एक्स्ट्रा एरिया जो आ रहा है यहाँ पे, टोटल एक्स्ट्रा एरिया, वो नेग्लिजिबल होते जाएगा। तो ये और ये फॉर्मूले दोनों सेम है, कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पे 1 से लेके n में फॉलो किया है एफ ऑफ ए प्लस आर एच। एच यहाँ पे ऑफकोर्स वो भी सेम ही चीज है कि एच की वैल्यू भी यहाँ पे b माइनस ए बाय एन है, ठीक है, ये सब चीज है, तो ये सब क्लियर रहना चाहिए। तो ये लिमिट ऑफ सम है, डेफिनेट इंटीग्रल को हम लोग ऐसे लिमिट ऑफ सम देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन लूंगा वो इनके बेस पे लूंगा, इनके बेसिस पे लूंगा, क्योंकि बोर्ड में ऐसा दिया है, लेकिन इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी करेक्ट फॉर्मूला है। बस यहाँ पे अगर तुम्हें लिखना है तो लिख सकते हो कि बस इसकी बात करेंगे, तो ये एरिया जैसे कि देखो इसकी बात की थी हमने, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया एक्चुअल में इससे कम था, बट ये वाला एरिया क्या रहेगा, ये जो पूरा ब्रैकेट वाला जो है, इसको वापस यहाँ पे तुम लिख सकते हो बस एच समेशन एफ ऑफ ए प्लस आर एच R1 से लेके n। जैसे कि ये एरिया क्या था, इससे कम था, तो ये एरिया क्या होगा, a से b एफ एक्स डी एक्स से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, जो कि हम लोग एस्टिमेशन में मैं बताने वाला हूं, जो एस्टिमेशन लास्ट टॉपिक है उसमें कवर करूंगा, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस इतना याद होना चाहिए कि डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट ऑफ अ सम रहता है। लिख लो इसको अच्छे से, मैं कुछ थियरी ऐसा लिख नहीं रहा हूं, बस तुम लोग को एक्सप्लेन करते जा रहा हूं यूजिंग ग्राफ, तो समझते चलो। लिख लो, आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बस बोर्ड्स के एग्जांपल है, तुम लोग खुद भी कर सकते हो। देखो फ्लैश वालों को ये सब तो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत मजेदार है, सिंपल भी है, तुम लोग बोर्ड से देख के भी कर सकते हो, क्योंकि लिमिट्स तुम्हें ऑलरेडी आता है। तो मैं थोड़ा सा न्यूक्लियस वालों के दिमाग के हिसाब से अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए उनको बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने लिमिट्स पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो लिमिट्स के फॉर्मुलेज में भी साइड बाय साइड क्लियर करते जाऊंगा, समेशन के भी फॉर्मुलेज में साइड बाय साइड क्लियर करते जाऊंगा, समेशन आर स्क्वायर, तो जो भी है वो सब समझाते हुए चलूंगा। तो जिनको आता है ऑलरेडी वो तो आगे बढ़ो, ठीक है। एग्जाम्पल 1 से लेके 2 x प्लस 2 dx। तो देखो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे लोगे सबसे पहले एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसको मान लोगे x प्लस 2, ठीक है, जो फंक्शन है उसको एफ एक्स बोलते हैं, x प्लस 2 है। फिर उसके बाद a जो है यानी लोअर लिमिट देखो 1, अपर लिमिट देखो b 2, तो ये सबको चीजें पहले लिख दो। फिर उसके बाद h और n के बीच में रिलेशन याद करो, b माइनस ए बाय एन होता है, तो h बन जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बाय एन, दैट इज h इज इक्वल टू 1 बाय एन, या फिर सीधा लिख सकते हो nh इज इक्वल टू 1, दोनों ही चलेगा, सेम चीज है, h इक्वल टू 1 बाय फिर nh इक्वल टू 1। फिर अब फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है a से b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट, तुम चाहिए तो यहाँ पे h में अगर लिख रहे हो तो h टेंड टू 0 लिखो, n लिख लो तो n टेंड टू इंफिनिटी लिखो, दोनों भी चलेगा। समेशन एफ ऑफ a प्लस आर एच, और h भी था यहाँ पे h इंटू समेशन एफ ऑफ a प्लस आर एच, r की वैल्यू 1 से लेके n, तो बोर्ड में 1 से लेके n फॉलो करें तो उसी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो लिमिट h टेंड टू 0, नेक्स्ट है h को तो वैसे ही रखोगे, समेशन में क्या देखोगे r इक्वल टू 1 से लेके n, तो उसको भी वैसे ही रखोगे। f ऑफ a कितना है, तो a हमारे पास है 1 और r वेरिएबल है, और h को भी ऐसे लिख सकते हो तुम चाहिए तो ये, ठीक है। अब f ऑफ 1 प्लस आर एच, तो देखो f ऑफ x ये है, तो तुम यहाँ पे f ऑफ
वन प्लस आर एच को तुम ऐसे लिख सकते हो समेशन, देखो फंक्शन में एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस टू है, तो ये बन जाएगा वन प्लस आर एच प्लस टू, ठीक है, आर इक्वल टू वन से लेके एन। फर्दर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच इंटू, तो देखो ये बन जाएगा समेशन थ्री प्लस आर एच, राइट, आर इक्वल टू वन से लेके एन, वापिस से लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो ये बन जाएगा एच इंटू, अब देखो समेशन को मैं सेपरेट करने वाला हूं, तो इसको लिख देते हैं थ्री इंटू, समेशन को अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समेशन खुद भी एक सम है, तो सब में थ्री 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 तो कॉमन आ जाएगा, तो थ्री टाइम्स समेशन ऑफ वन, तो यहाँ पे मैंने क्या किया एक्चुअल में, समेशन ए प्लस बी अगर होता है तो तुम इसको समेशन ए प्लस समेशन बी ऐसे सेपरेट कर सकते हो दोनों समेशंस को, और थ्री जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा। देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है समेशन में, आर, आर जहां पे भी है उसको समेशन के अंदर रखो, जो जिसमें आर नहीं है उसको बाहर फेंको, तो थ्री टाइम्स समेशन ऑफ वन, आर इक्वल टू वन से लेके एन। फर्दर ये बन जाएगा, देखो आर इंटू एच दोनों है, लेकिन एच में आर तो है नहीं, तो एच को बाहर ले लो, समेशन आर, आर इक्वल टू वन से लेके एन, ठीक है। फर्दर लिमिट एच टेंड टू जीरो, ये बन जाएगा एच, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, देखो समेशन वन का मतलब क्या है, अभी वन को ऐड करते जाना है, कितनी बार, वन टू थ्री, ऐसे एन टाइम्स ऐड करना है, तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन सो टिल एन टाइम्स, तो उसको मैं सीधा लिख सकता हूं डायरेक्टली एन, ठीक है, वन प्लस वन से एन, तो ये बन जाएगा एन, क्योंकि वन वन एन टाइम्स ऐड हो रहा है। फर्दर ये एक इंपॉर्टेंट कहानी है, ये हो जाएगा मेरे पास एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब ये तुम लोग बोलोगे न्यूक्लियस वालों की, तुम लोग सर ये कहां से आया, तो कुछ टेंशन मतलब तुम्हें ये याद ही रखना होता है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अगर तुम एन तक ऐसे एन टर्म्स तक का सम लेते हो तो तुम्हारे इसकी वैल्यू आती है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला है जो कि एक सीक्वेंस थ्योरी चैप्टर में पढ़ा जाता है, तो इतना दिमाग मत लगाओ इसमें, बस ये फॉर्मूला है, इस तरह देखो एक्चुअल में इसको अगर लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन आर, आर की वैल्यू वन से लेके एन तक जा रही है, देखो आर वन पुट किया वन, आर को टू पुट किया टू, थ्री थ्री, एन एन, तो ऐसे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस वन टिल एन, ऐसे एन टर्म्स का सम अगर निकालना है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम, तो उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, जो कि एपी से आता है, तुमने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा ये सब चीजें, ठीक है। तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू हो गया ये समेशन आर, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब देखो पूरी कहानी एन और एच में कन्वर्ट हो चुकी है, अब बस तुम्हें क्या करना है, इसको सब कुछ एन में या फिर सब कुछ एच में कन्वर्ट करो। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, हमारे पास रिलेशन तो ऑलरेडी है, तो तुम चाहिए तो सबको एन को वन बाय एच लिख सकते हो, फिर सारे एच को वन बाय एन लिख सकते हो। चलो मैं एन में कन्वर्ट करता हूं, तुम चाहिए तो एच में भी रखोगे तो चलेगा, तो एन में लिखोगे या फिर चलो एच में रखते हैं, एच टेन टू जीरो, देखो यहाँ पे दिख रहा है एच टेन टू जीरो, तो ये एच एन की जगह यहाँ पे थ्री बाय एच हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये एच एन की जगह यहाँ पे ये है तो वन बाय एच ही हो जाएगा, एन का फॉर्मूला वन बाय एच है, ठीक है, ये भी बन जाएगा वन बाय एच प्लस वन बाय टू, राइट, तो यहां से एक एच और एक एच कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम लेके निकालोगे, मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह ऑक्यूपाई कर लेता हूं इधर से, तो ये बन जाएगा क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच इंटू, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट ऐसा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे मान लो ऐसा, तो ये बन जाएगा थ्री बाय एच प्लस वन प्लस एच बाय टू एच, थ्री बाय एच प्लस वन प्लस एच बाय टू एच, तो एलसीएम ले लो, यहाँ पे टू का टू यहाँ पे आ रहा है, तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच, ये बन जाएगा सिक्स प्लस वन प्लस एच अपॉन टू एच, देख सकते हो एच और एच कैंसिल, अब बस तुम्हें एच और एच एक बार कैंसिल हो गया, बस एच की जगह जीरो पुट कर दो, तो ये बन जाएगा देखो सिक्स प्लस वन प्लस जीरो बाय टू विच इज इक्वल टू सेवन बाय टू। तो इसका फाइनल आंसर जो आना चाहिए एक्चुअल में इंटीग्रेशन का सेवन बाय टू, तुम लोग खुद भी चेक कर सकते हो वेरीफाई करके, एक्स का इंटीग्रेशन करो तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू, और टू का इंटीग्रेशन टू एक्स, और बस यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो हमने सीखा है वो अप्लाई करो, तो अपर लिमिट टू, टू का स्क्वायर फोर, फोर बाय टू टू प्लस टू टू सा फोर, तो ये सिक्स हो गया, माइनस वन पुट करो तो ये वन बाय टू प्लस टू, तो टू और टू तो कैंसिल हो गया, फोर माइनस हाफ, तो एट माइनस वन दैट इज सेवन बाय टू। तो ऐसे इंटीग्रेशन निकाल के भी जो भी आंसर आएगा तो वो भी सही है, और यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से ये अपना फाइनल आंसर भी आया है। तो देख सकते हो कोई भी इंटीग्रेशन को अगर निकालना है तुम लिमिट की कहानी से भी निकाल सकते हो, लिमिट ऑफ सम, ये जो फॉर्मूला है ये बस तुम्हें अप्लाई करना है, और तुम्हें बस रिलेशन पता होना चाहिए, बस इतना काफी है, अगर तुम्हें इतना आता है तुम सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अगला एग्जांपल, आज का लास्ट एग्जांपल यहीं पे खत्म कर रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, इंटीग्रेशन x माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स।
तो वही सेम चीज करनी है वहां पे, यहाँ पे एफ एक्स की जगह बस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, ए की जगह 0 है, बी की जगह 2 है, तो यहाँ पे एन एच बन जाएगा। एन एच क्या होता है देखो, एन इंटू एच, बी माइनस ए है, तो बी माइनस ए यानी 2 माइनस ए, तो एन एच बन जाएगा 2। तो एच की जगह तुम 2 बाय एन लिखना है तो लिख सकते हो। तो देखो अब इसको फॉर्मूला यूज करेंगे, 0 से 4 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। चलो इस बार एन में कन्वर्ट करके तुम लोग को एक्सप्लेन कर देता हूं, उस बार एच में किया था, अभी एन में करते हैं, एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है। फर्दर समेशन आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन, ये बन जाएगा एफ ऑफ ए प्लस आर एच, ये फॉर्मूला ही है, मैं पूरा फॉर्मूला लिख दिया हूं। नेक्स्ट स्टेप पे भी यहाँ पे एच भी था एक, नेक्स्ट स्टेप पे भी अच्छे से इसको लिखते हैं सब्सटीट्यूट करके जो भी है, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, एच की जगह लिख दो चाहिए तो है 2 बाय एन, ठीक है, यहाँ पे जो सामने एच था। फर्दर समेशन ए की जगह क्या है, ए तो 0 है, आर एच क्या है, एच को तो एच ही रखो 1 से लेके एन। फर्दर लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 बाय एन समेशन एफ ऑफ आर एच, तो एफ ऑफ आर एच, एफ ऑफ एक्स तो ये है, तो एफ ऑफ आर एच क्या बन जाएगा, एक्स की जगह आर एच यहां पे पुट कर दो, आर एच माइनस आर एच का होल स्क्वायर, आर इक्वल टू 1 से लेके एन। सेपरेट करेंगे जैसे हमने पहले सेपरेट किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, समेशन दोनों समेशंस को, तो ये बन जाएगा समेशन आर एच। तुम चेक सकते हो यहाँ पे आर वेरिएबल है वापस से, लेकिन यहाँ पे एच तो कांस्टेंट है, तो एच को समेशन में से बाहर ले सकते हो, सब में से कॉमन, तो समेशन आर 1 से लेके एन माइनस यहाँ पे एच स्क्वायर बाहर आएगा, यहाँ पे बनेगा समेशन आर स्क्वायर 1 से लेके एन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी एच सब में से कॉमन ले लो, तो लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी, तुम चाहिए तो यहाँ पे वैसे भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एक काम करते चलो वैसे ही रखते हैं अभी के लिए, और इसको भी सिंप्लीफाई करने वाला हूं, तो एच को तो वैसे ही रखो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। समेशन आर, तो समेशन आर अभी भी मैंने बताया था, समेशन आर 1 से एन, एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है। अब एक और चीज मैं नहीं बताने वाला हूं, तो वो भी समझना एक बार, याद रख लो तो अच्छी बात है, क्योंकि बस इसी टॉपिक के लिए यूज होने वाली है। आर स्क्वायर का मतलब क्या है कि अगर स्क्वायर्स का सम करते हो फर्स्ट एन टर्म्स का, फर्स्ट एन स्क्वायर्स को, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 एन स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन टिल एन स्क्वायर करते हो, तो उसका फॉर्मूला आता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो ये एक अलग फॉर्मूला है जो कि तुम्हें याद रखना है, इसको भी तुम चाहे तो नोटबुक में या फिर कहीं उधर ही टेक्स्ट बुक में अपने लिख सकते हो, ताकि याद रहे जब तुम रिवीजन करोगे। तो ये हमारे पास इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट, अब सबको एन में कन्वर्ट करना तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे NH देखो, मैं यहाँ पे सीधा ओरली कर रहा हूं, NH की वैल्यू 2 है, तो ये N ये H दोनों का प्रोडक्ट 2, ठीक है। और फर्दर यहाँ पे N तो है ही, तो लिमिट N टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 बाय N, इसको मल्टीप्लाई कर लो चाहिए तो अंदर में, कोई दिक्कत नहीं है, N प्लस 1 बचा है बस, माइनस H स्क्वायर, तो H को लिख दो चाहिए तो यहाँ पे N के टर्म में, क्या लिखोगे H को 2 बाय N है, और ये एक और 2 बाय N ऑलरेडी बाहर है, तो 2 बाय N इंटू 2 बाय N का स्क्वायर, मतलब ये 2 बाय N को अंदर भेज दिया और ये 2 बाय N का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। फर्दर यहाँ पे N, यहाँ पे N प्लस 1, यहाँ पे 2n प्लस 1/6, ठीक है। तो ये तो दिख ही रहा है, 2 1 2 3 कैंसिल हो रहा है, एक N और एक N भी कैंसिल हो गया। फर्दर बचा के देखो अभी ध्यान से, लिमिट N टेंड टू इंफिनिटी, अब इस N को इसके अंदर भेज रहा हूं, 2 को तो बाहर रखा, N को इसके अंदर भेज रहा हूं। तुम चाहिए तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 कांस्टेंट है तो पूरा लिमिट के भी बाहर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको लिख सकते हो n प्लस 1/n, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1/n, ऐसे देख सकते हो, दिस अपॉन दिस करोगे तो n अपॉन n तो 1 हो जाएगा और 1 अपॉन n तो 1 अपॉन n, ठीक है। माइनस यहाँ पे देखो, इधर भी लिमिट को अलग कर रहा हूं, यहाँ पे देखो वैल्यू क्या क्या आ रही है, ऊपर में 2 स्क्वायर 4 और 3 नीचे में, तो 4/3 तो कांस्टेंट है लिमिट के बाहर। लिमिट को सेपरेट भी किया मैंने, यहाँ पे लिमिट और यहाँ पे लिमिट अलग कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट था ना अभी, ठीक है। फर्दर अब देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पे n स्क्वायर है नीचे में, यहाँ पे ऊपर में n प्लस 1 है, तो n प्लस 1 अपॉन एक n, यहाँ पे n स्क्वायर का एक n यहाँ पे दे देता हूं, और 2n प्लस 1 का मतलब एक और n बचा है वो दूसरे वाले के लिए दे देता हूं। तो लिमिट के बाहर नीचे में n स्क्वायर बचा था, तो एक n इसके नीचे डाला, एक n इसके नीचे डाला, बस और कुछ नहीं किया। बस अब फिर चेक करते जाओ, तुम चीज देख सकते हो, ये बन जाएगा क्या n प्लस 1/n, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/n, और ये अगर कैलकुलेट करोगे तो 2n/n 2, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 1/n। मैं स्टेप्स यहाँ पे 2-3 आराम से खा रहा हूं, तो तुम लोग समझना इसको, मैं स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहा हूं, नहीं समझा तो तुम लोग पूछ भी सकते हो। बस अब खेल खत्म ही है, हो गया खत्म। n टेंड टू इंफिनिटी, n टेंड टू इंफिनिटी मतलब क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 0, क्योंकि 1/∞ कहां पे टेंड करेगा 0 पे, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ
1 प्लस 0, 1 तो 1 ही रहेगा, उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकते, माइनस 4/3, ये बन जाएगा 1 प्लस 0 और ये बन जाएगा 2 प्लस 0, खत्म, क्योंकि 1/n n टेंड टू इंफिनिटी पे 0 0, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 4/3 इंटू 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 8/3, 6 माइनस 8 या फिर माइनस 2/3। तो मुझे तो इसका इंटीग्रेशन अलग से भी करना है तो कर सकते हो, देखो ये एक्स्ट्रा पार्ट बता रहा हूं बस वेरीफाई करने के लिए, x का x²/2, x का x²/3, 0 से 4, 0 पे तो दोनों 0 जा रहा है, तो 4² 16/2 8 और 4³ 64/3, तो चेक कर सकते हैं इसमें कितना आ रहा है, एक बार मैच करके देखो, 8 3 24, 24 माइनस 64 माइनस 40/3 आ रहा है, तो कुछ वैल्यूज में मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, x का x²/2, x³/3, 4² 16 8 बिल्कुल सही है, 16/3 ये भी सही है, 4 भी सही है, लिमिट्स में, अरे लिमिट्स मैंने ऊपर में 4 लिया है, तुम लोग 2 के लिए निकालना इसको, ठीक है 2 के लिए निकालना, मेरा आंसर मैंने इसमें पूरा 2 के लिए कर दिया, तुम लोग 2 के लिए करना, तो क्योंकि b2 लिया था मैंने अपर लिमिट, स्टार्टिंग में देखा ही नहीं मैंने, देख लो अभी तुम लोग, तो 2² 4, 4/2 2 और 2³ 8/3, तो देख सकते हो 3 2 6 माइनस 8 माइनस 2/3, तो एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। लिख लो इसको अच्छे से, यहीं पे खत्म करते हैं, और भी मुझे लिमिट ऑफ सम के कुछ क्वेश्चंस कराने हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, इंक्लूडिंग कुछ बोर्ड वाले क्वेश्चन भी और बचे हैं तो वो भी कराऊंगा, तो वो सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और उसके बाद हम लोग न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम देखेंगे और फिर रिडक्शन फॉर्मूला, तो 2-3 लेक्चर का और टॉपिक है, 2-3 दिनों में होपफुली मैं कोशिश करूंगा ये खत्म हो जाए पूरा, ठीक है, तब तक के लिए पूरा देखो, होमवर्क कंप्लीट करो, जो मैंने बोल रहा हूँ वही 4.2 एक्सरसाइज तो तुम्हें कंप्लीट करनी है, 41 इयर्स का करो, एंड बोर्ड का तुम ये भी लिमिट ऑफ सम थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकते हो, मींस मतलब जो फ्लैश आ रहा वाला है उनको तो डिफिकल्टी नहीं जानी चाहिए फिर तो, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अभी लिमिट आता है तो ये आएगा, न्यूक्लियस वालों का जो भी डिफिकल्टी जा रही है वो थोड़ा सा पूछो मेरे को, अगर कोई डाउट आ रहा है, कुछ अगर समझ में नहीं आया तो पूछो। चलो ये पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, एंजॉय।